नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का सहज चैनल में। आज जो टॉपिक है हमारा वो पॉलिटी से संबंधित है, राज्य व्यवस्था से संबंधित हमारा टॉपिक है। नाम है एंग्लो इंडियन। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन के संबंध में हम लोग यहाँ पर चीज़ें देखेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे देखेंगे कि एंग्लो इंडियन की परिभाषा क्या होती है, उसका अर्थ क्या है, उसकी आधिकारिक परिभाषा क्या होती है और सामान्य अर्थों में से क्या कहा जाता है। कैसे समझेंगे कि एंग्लो इंडियन कौन होते हैं। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि ये इम्पोर्टेंट अभी क्यों है और अब भविष्य में इसका क्या रोल रहने वाला है, क्या नहीं, या भविष्य में कितना ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो पहले तो ये देख लें कि कितना इम्पोर्टेंट है ये। इम्पोर्टेंट इस समय बहुत ज़रूरी है क्योंकि इधर कोई परीक्षाएं तो हुई नहीं है, तो परीक्षा में एंग्लो इंडियन से संबंधित किसी प्रकार का प्रश्न भी पूछा नहीं गया जब कोई परीक्षा हुई नहीं। तो लेकिन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एंग्लो इंडियन का प्रावधान जो है वो एक संशोधन के माध्यम से हटा दिया गया है कि जो नाम निर्देशित किया जाता है एंग्लो इंडियन का लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में, यानी कि लोकसभा में 2 और राज्य की विधानसभाओं में 1 नाम निर्देशित जो किया जाता है राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा, वो चीज़ अब नहीं देखने को मिलेगी भविष्य में। ठीक है, अच्छा, जो संविधान संशोधन हुआ है वो कौन सा संविधान संशोधन है वो भी देखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए जो भी परीक्षाएं होंगी उसमें यहाँ से प्रश्न आएगा। वो अनुच्छेद से संबंधित हो सकता है एंग्लो इंडियन के, वो संविधान संशोधन से संबंधित हो सकता है, उसकी परिभाषा से संबंधित हो सकता है प्रश्न। तो इस तरह से प्रश्न यहाँ से आ सकता है। दूसरा, जब ये कुछ दिनों तक प्रश्न पूछा जाएगा उसके बाद धीरे करके इसकी इम्पोर्टेंसी जो है वो कम होती चली जाएगी, क्योंकि अब संविधान में भी इसकी जगह नहीं रह जाएगी, तो इम्पोर्टेंस इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हाल ही में जो परीक्षाएं होंगी उसमें ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसके बारे में पूरी जानकारी आप लोग रखें। चलिए देखते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन का सामान्य जो अर्थ है, जो लिया जाता है, जो प्रचलित अर्थ है वो क्या है वो समझेंगे। भारत के अंदर हम लोग बात करें एंग्लो इंडियन, जब एंग्लो का मतलब हम लोग कहते हैं तो एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज या विदेशी से कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर अंग्रेज से लगाएंगे, एंग्लो मतलब अंग्रेज। आंग्ल, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में आंग्ल युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, तो वैसे वही टर्मोलॉजी है एंग्लो इंडियन। एंग्लो मतलब अंग्रेज भारतीय। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सामान्य अर्थों में चीज़ों को लेते हैं। तो भारत में एंग्लो इंडियन समुदाय के उदय को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक आधिकारिक नीति के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, तो आधिकारिक नीति का हिस्सा था ये जो टर्म आया है कि एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन कहलाएंगे कैसे, तो अंग्रेजों की जो ब्रिटिश नीति की बात हम लोग कर रहे हैं तो वो चाहते थे कि एंग्लो इंडियन कहलाए, एक ऐसा समुदाय विकसित हो भारत के अंदर जो एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाए, यानी कि वो एंग्लो मतलब अंग्रेज और भारतीय 2 प्रजातियों का एक तरह का क्या हो, समुदाय हो। ठीक है, तो दूसरी चीज़ से समझ सकते हैं कि इसमें उनकी नीति के आधिकारिक जो नीति थी वो नीति थी क्या। तो उस नीति के अंतर्गत था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को कहा गया कि वो स्थानीय मतलब कि भारत के अंदर स्थानीय महिलाओं से विवाह करने के लिए वो प्रोत्साहित हों, उनको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, कि वो स्थानीय महिलाएं मतलब कि भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी होंगे। ठीक है, तो इससे एक समुदाय का गठन होगा, उसकी जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, एंग्लो इंडियन समुदाय का निर्माण होगा। तो इस तरह से हम लोग सामान्य अर्थों में इसको देखते हैं। लेकिन जब इसको हम लोग आधिकारिक तौर पर चीज़ों को देखते हैं कि कहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है या कानूनी तौर पे कहाँ पर किस आर्टिकल में और या किस क्या नाम है भाग में, किस अनुसूची में इसका प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया या कहाँ से लिया गया होगा, तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्न आ सकता है कि एंग्लो इंडियन शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम कहाँ किया गया, तो वो याद रखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935। चूँकि हम जानते हैं कि भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है काफ़ी हद तक उससे ही प्रभावित है। ठीक है, तो वहाँ पर 1935 के अधिनियम में पहली बार एंग्लो इंडियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो परिभाषा है जो हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखेंगे कि इसको परिभाषित किया गया है भारत के संविधान के अंदर, कैसे
तो भाग 9 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है और भाग 9 में और आर्टिकल 366 के 2 में इसको परिभाषित किया गया। तो दोनों चीज़ें याद रखेंगे, भाग 9 और आर्टिकल 366 का 2, ठीक है। इसमें इसको परिभाषित किस तरह से किया गया है तो देखेंगे, आंग्ल भारतीय ऐसे व्यक्ति जिनके पिता, अब देखेंगे पिता या पितृ परंपरा, पैट्रियोटिज्म की हम लोग बात करते हैं, पैट्रियोटिकी है मतलब पितृ सत्तात्मक सत्ता की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पिता संबंधित है। तो पिता या पितृ परंपरा में कोई अन्य पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का हो, मतलब कि उसका जो जन्म हुआ हो वो कहाँ का हो, वो यूरोपीय कंट्रीज़ का हो। यूरोपीय कंट्रीज़ जब हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग ब्रिटेन को उससे कोरिलेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। तो पुरुष जनक यूरोपीय उद्भव का हो, इम्पॉर्टेंट, या था या तो वो रहा हो, ठीक है। किंतु जो मगर इसके साथ साथ एक प्रावधान और भी जोड़ेंगे, सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है कि वो यूरोपीय उद्भव का हो तो एंग्लो इंडियन हो जाएगा, ठीक है। परिभाषा में और भी चीज़ें जुड़ेंगी तब उसको हम लोग परिभाषित करेंगे क्या। किंतु जो भारत के राज्य क्षेत्र में आदिवासी है, मतलब यहाँ पर निवास कर रहा हो, आदिवासी हो, और जो ऐसे राज्य क्षेत्र में ऐसे माता पिता से जन्मा हो या जन्मा था जो वहाँ साधारणतः निवासी रहे हैं, मतलब कि जो जनक रहा है वो यूरोपीय रहा हो और आदिवासी रहा हो, या व्यक्ति जो जन्मा है, ठीक है ना, वो क्या हो, भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो, देखो ये सब कंडीशन के साथ, और केवल अस्थायी प्रयोजन के लिए वास नहीं कर रहा हो, ये भी ध्यान रखना है। तो कंडीशंस कई भी हैं, एक तो ये यूरोपीय उद्भव का हो, दूसरी चीज़ वो जहाँ पर अस्थायी तौर पर ना रह रहा हो कि चलो ठीक है हम यूरोपीय उद्भव के भी हैं और हम यहाँ अधिवास कर भी रहे हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर स्थायी तौर पर प्रयोजन ही नहीं है रहने का, ठीक है। हम कुछ दिनों चले जाएंगे या भविष्य में चले जाएंगे तो उसे एंग्लो इंडियन नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। वो मतलब पारंपरिक रूप से काफ़ी लंबे समय से रह चला आ रहा हो, ठीक है, अस्थायी प्रयोजन से ना रह रहा हो, स्थायी तौर जैसे कि आम नागरिक जो रहते हैं, जिसे मौलिक अधिकार की हम जब बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसी प्रकार से एंग्लो भारतीयों को भी वही, क्योंकि नागरिक उनको ही माना गया भारत का, इसे मौलिक अधिकार उन्हें भी दिया गया है, ठीक है। तो जब वहाँ पर हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जब हम लोग बात करते हैं तो सभी मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं और उन मौलिक अधिकारों को हम अपने भारतीय नागरिकों को प्रदान करते हैं। तो कौन लोग होंगे, वो जो अस्थायी तौर पर रह रहे होंगे या स्थायी तौर पे, तो स्थायी तौर पे जो रह रहे होंगे तो मतलब अस्थायी प्रयोजन से ना रह रहे होंगे। तो ये एक परिभाषा जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 9 आर्टिकल 366 के 2 में दी गई है। तो ये चीज़ आपको समझना है, इसके अंदर ये समझने वाली चीज़ है। एक बार आपने समझ लिया तो बाकी आप चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए, आपके दिमाग में है परीक्षा में प्रश्न का इससे संबंधित परिभाषा तो आप कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट, जब 2011 की जनगणना हुई तो उसमें भारत में कुल 296 लोगों ने स्वयं की पहचान आंग्ल भारतीय के रूप में दर्ज कराया था। तो याद रखेंगे ये आंकड़ा भी 296 लोगों को आंग्ल भारतीय माना गया, दर्ज कराया गया 2011 की जनगणना के ऊपर। हालांकि इसके ऊपर एक मतलब कि इस पर ये भी विवाद भी रहा है कि इतना कम कैसे है, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें तो विवाद का विषय है, तो उससे मतलब नहीं हम लोगों को, ठीक है। जो आधिकारिक आंकड़े हैं उससे संबंध हमको जानना है बस। नेक्स्ट बिंदु कि जब हमने कहा कि इम्पोर्टेंस ये क्यों है इस समय आगामी परीक्षाओं के लिए, तो वो है संसद के अंदर जो संविधान संशोधन हुआ था अभी कुछ समय पहले, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि संसद द्वारा पारित 126वें संविधान संशोधन विधेयक में SC ST, देखिए अभी देखें SC ST का भी हम जिक्र कर दे रहे हैं यहाँ पर, SC ST को लोकसभा और कुछ राज्य विधानसभाओं में सीटें दिए जाने में आरक्षण का विस्तार किया गया है। जानते हैं आप लोग कि SC ST का लोकसभा के अंदर और राज्य की विधानसभाओं में कुछ सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। उसको 10 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया गया, उसका विस्तार कर दिया गया है कि उनकी सीटें उनको दी जाती रहेंगी भविष्य में भी। ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब 126 संविधान संशोधन SC ST के आरक्षण के विस्तार से भी संबंधित है। लेकिन जब हम इसके आरक्षण की बात कर रहे हैं तो एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय का भी तो उसी में तो प्रावधान था, ठीक है। तो वो उनके में विस्तार नहीं किया गया,
ठीक है, बल्कि उनके प्रावधान को हटा दिया गया कि अब सीटें उनकी नहीं रहेंगी और राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा उनका नाम निर्देशित लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में नहीं किया जाएगा। ये चीज़ें जहाँ पर 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक बात और चीज़ जोड़ दी गई, परंतु इसमें आंग्ल भारतीयों के नामांकन संबंधी प्रावधान शामिल नहीं है। तो ये दो चीज़ें, क्या चीज़ बढ़ाया गया है, क्या चीज़ जोड़ी गई है और क्या चीज़ समाप्त कर दी गई है, घटा दी गई है। ठीक है, तो ये एक फैक्ट है, ये याद रखना है आपको। नेक्स्ट, लोकसभा में जानते हैं, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, दो आंग्ल भारतीयों में एंग्लो इंडियन को नामांकित करने का प्रावधान संविधान के भाग 16 याद रखेंगे, भाग 16 भी यहाँ पे याद रखेंगे। परिभाषा कहाँ दी गई थी, तो भाग 9 में दी गई थी, लेकिन जो सीटों का प्रावधान किया गया था वो भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 331 के तहत किया गया था। कहाँ पर, लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा के अंदर 331, लेकिन जब हम लोग विधानसभा में जाते हैं तो 333 है। ठीक है, अब ये चीज़ नामांकित कौन कर रहा है, राष्ट्रपति कर रहा है। तो जब राष्ट्रपति नामांकित कर रहा है तो आर्टिकल 331 के तहत नामांकित कर रहा है, तो उसमें चीज़ें ये देखते हैं कि राष्ट्रपति जब ये तो बात कही गई है कि हाँ ठीक है 331 में दो आंग्ल भारतीयों का नाम नामांकित कर देंगे, लेकिन अब कौन कर रहा है और किन कंडीशंस के साथ कर रहा है, इस बात का जिक्र आर्टिकल 81 में दिया गया है। और 331 में ये बताया गया है कि आर्टिकल 31 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि मतलब उसको ऐसा संज्ञान होता है, चाहे कोई बात हो, अगर राष्ट्रपति को ऐसा संज्ञान हो जाता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय यानी एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के दो नाम निर्देशित कर सकता है। दो नाम से अधिक नहीं, मगर दो नाम निर्देशित कर सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं प्रतिनिधित्व को। यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होता है, नए स्टूडेंट जो होते हैं उनको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है वहाँ पर, जो काफ़ी लंबे समय से पढ़ रहे हैं, जिनको तैयारी करते 1-2 साल हो गए वो समझ जाते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं, आंग्ल भारतीय तो मैंने समझा दिया, लेकिन जब प्रतिनिधित्व शब्द की बात आती है मतलब रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि उस समुदाय का प्रतिनिधित्व लोकसभा में या राज्यसभा में करने वाला है, यानी कि उनकी बात, उनकी समस्याओं को संसद के अंदर उठाने वाला कोई व्यक्ति है, कोई नेता है। क्योंकि इनकी संख्या इतनी नहीं है कि उनकी चुनाव कराया जा सके, तो इसलिए उनका नामांकन करना पड़ता है राष्ट्रपति और राज्यपालों को। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है कि उनकी बात, उनकी समस्याओं को कौन रखेगा, क्योंकि उसका अगर उस समुदाय का, उस समाज का कोई अगर प्रतिनिधि संसद में होगा तो उनकी समस्याओं को रखेगा, तो सरकार उनको लेकर कोई नीति नियम बनाएगी जिससे उनकी जीवन शैली में कोई सुधार हो और हाशिए से वो मेन स्ट्रीम में, समाज की मुख्य धारा में आ सके। तो एक प्रतिनिधित्व का ये रोल होता है। यही प्रतिनिधित्व का रोल जो है SC ST के लिए भी लागू होता है। जब हम यहाँ SC ST के आरक्षण की बात, उसके विस्तार की बात कर रहे हैं, आर्टिकल संविधान संशोधन 126 के अंतर्गत जो उनका विस्तार किया गया है, तो उनके प्रतिनिधित्व को बढ़ाया गया है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में कुछ। ठीक है, तो वही प्रतिनिधित्व है कि उनके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला संसद में कोई होना चाहिए, जिससे उनकी समस्याओं को उनका प्रतिनिधि संसद में रख सके और उनकी समस्याओं के निवारण पे कोई कार्य हो सके। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु, विधानसभाओं में आंग्ल भारतीयों को अनुच्छेद 333, अब देखेंगे यहाँ पर, अब चूँकि हम विधानसभाओं की बात कर रहे हैं तो 333 रद्द करेंगे, 333, ठीक है, के तहत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट बिंदु, 126वां संविधान संशोधन इस व्यवस्था को क्या करता है, समाप्त कर देता है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। तो यह देखेंगे कि ठीक है, आंग्ल भारतीयों का जो प्रतिनिधित्व था अब समाप्त हो गया है, जाएगा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में। किस संविधान संशोधन के तहत ये किया गया, तो 126वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट बिंदु, अंतिम बिंदु, कि 10वीं अनुसूची के अनुसार, अब अनुसूची की बात करें, भारतीय संविधान के
10वीं जो अनुसूची है उसके अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के एंग्लो इंडियन सदस्य अपने नामांकन के 6 महीने के भीतर किसी भी पार्टी, जब नामांकन उनका हो जाता था तो 6 महीने के भीतर वो किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकते हैं, और एक बार सदस्यता लेने के बाद उन्हें पार्टी के सचेतक के अनुसार कार्य करना होता था। मतलब कि पार्टी जो कहेगी उनको उसी के अनुसार कार्य करना होता था जब वो सदस्यता ले लेते थे किसी पार्टी का 6 महीने के अंदर अंदर, जब उनका नामांकन हो जाता था कि किसी न किसी पार्टी का उनको सदस्य होना होता है था। चूँकि अब प्रावधान जब समाप्त हो जाएगा तो इस तरह की कंडीशंस भी समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। चूँकि ख़त्म हुई है तो चीज़ें परीक्षा में आ सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें इनसे जुड़ी थीं और किन किन आर्टिकल में इनसे संबंधित क्या क्या जानकारियाँ किन किन आर्टिकलों में दे रखी थी। तो वहाँ से प्रश्न आना स्वाभाविक है, परीक्षा में पूछा जाएगा, ये काफ़ी हद तक इसकी संभावना बनी रहेगी, इसीलिए इसको पूरा तैयार कर लीजिए आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।